Make it hurt. हाय एवरीवन, मम्मी को मदर्स डे विश नहीं किया है तो भाग के कर आओ, थैंक मी लेटर। Player 1. मैं नहीं जैन, यू कैन काउंटर मी फॉर योर 11th स्टैंडर्ड मैथ्स, फॉर योर 11th ग्रेड मैथ्स। मैं आपकी तबाही फैमिली का हिस्सा अभी बनी हूँ। मुझे अपनी तबाही फैम में वेलकम करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये समझने की पूरी कोशिश करी थी कि आप लोगों को मुझसे क्या चाहिए। मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ में मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ा देने के लिए थैंक यू सो मच। वहीं कुछ लोगों को मेरी भाषा से परेशानी थी, तो जब मैं ये कह रही थी कि अपन साथ में है या अपन साथ में ये साल निकाल लेंगे, अपन साथ में पढ़ेंगे, तब मैं बस ये बताना चाह रही थी कि वी आर इन दिस टुगेदर, वी आर एमिंग टुगेदर, वी आर प्रिपेयरिंग टुगेदर एंड वी आर एस्पायरिंग फॉर ऑल द एग्जाम्स टुगेदर। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी अ बिट फॉर्मल फ्रॉम नाउ। Now coming to the queries, रही बात syllabus completion की, so that would be completed in time and we won't rush the syllabus at any cost. Also, my lectures would be based upon NCERT. I won't miss a single point from NCERT. Also, I would cover the JEE oriented practice very appropriately. For saving your time, I'll mark the JEE oriented sheets, the JEE oriented slides and questions differently so that you can easily take whatever you need. And now talking about the most affordable test series which we are gonna provide. It would also contain questions categorized in 3 sections, which is NCERT, JEE Mains and JEE Advance. टेस्ट सीरीज़ के लिए और टेलीग्राम डिस्कॉर्ड के ग्रुप्स के लिए जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें जाके उसमें ऐड हो जाओ, उनको जाके एक बार विजिट कर लो ताकि तुम लोग कुछ भी मिस ना करो। और पढ़ले.इन को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो टू नॉट मिस एनी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स वी हैव फॉर यू ऑल. Now let's get started and I look forward to feedbacks on my video. Choose your character. Ready? Go! Sets. ये है अपना NCERT का पहला चैप्टर जो तुम लोग मान के चल रहे होगे कि बहुत अनइम्पॉर्टेंट होने वाला है या फिर बहुत ही ज़्यादा ये बात सही है कि ये नॉन कैलकुलेटिव चैप्टर है, बट दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैनी चैप्टर्स अहेड लाइक रिलेशंस एंड फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, इस सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसलिए हमें इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इससे हमें बस हमारे कंसेप्ट बिल्ड करना है, इससे हमें हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। और ये एक टूल है जो हम आगे पूरे दोनों सालों में यूज़ करने वाले हैं, इसलिए वे नॉट गॉना मिस इट। अब व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट? तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि व्हेन आई आस्क यू टू नेम ऑल द यूट्यूबर्स, नेम ऑल द यूट्यूब content creators or all the YouTube channels, you will make a certain list. And when I ask you to name योर फेवरेट यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स या फिर बेस्ट यूट्यूब चैनल्स, तो तुम एक दूसरी लिस्ट लेकर आओगे। पर यहाँ जो पहली लिस्ट थी, जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स की लिस्ट थी, वो वेल डिफाइंड थी, और दूसरी ओर पे जो लिस्ट थी वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रही थी। तो हमारी जो पहली लिस्ट है वो वेल डिफाइंड है, उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है विच इज़ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स। जैसे अब अगर मैं बोलूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स का कलेक्शन दो मुझे, तो वो आएंगे AEIOU। हर कोई यही आंसर करेगा, हर कोई यही आंसर करना चाहिए। और अगर मैं बोलूँगी कि अपने नेम के अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन बताओ मुझे, तो वो वैरी कर सकता है। NEHI, ATHARVA, PRANAY, तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ये वाला कलेक्शन। दोनों कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, दोनों कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, बट एक वेल डिफाइंड है, उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है, और दूसरा पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं, यही सेट्स का मेन पॉइंट है। सेट्स बेसिकली इन 4 चीज़ों में डिवाइडेड है। मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ इस चैप्टर से कि सेट्स इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमने ऐसे कुछ
चीज़ें हमें ऑलरेडी पता थी जो अब हम रियलाइज़ करेंगे कि ये सेट्स होते हैं, एंड देन विल नो कि सेट्स कितनी ईजी टर्म है। जैसे सारे नेचुरल नंबर्स, सारे इंटीजर्स जिसको या तो z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स और द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब द रियल लाइन, द नंबर लाइन, ये सब कुछ सेट्स होते हैं जो हम कॉमनली मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली सेट इज़। अब सेट्स ना कैपिटल लेटर्स से डिनोट होते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, X, Y, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल V, मतलब किसी भी कैपिटल लेटर से आप सेट को डिनोट कर सकते हो। और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सेट के जो मेंबर्स होते हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम नंबर्स हो सकते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर अगर वो वेरिएबल्स है तो उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, A, B, C एंड सो ऑन। सो नाउ ये सेट है और ये सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेट में है, दे बिलोंग टू अ सेट। इसे हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, दैट एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट X। सो दिस सिंबल इज कॉल्ड एप्सिलॉन and it is read as, the symbol epsilon is used to denote the phrase belongs to. So it is read as A belongs to set X। और सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जैसे जो X सेट है अगर वो 3 एलिमेंट्स कंप्राइज करता है A, B और C, तो सेट X हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट A, B एंड C। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू राइट सेट्स। ये बहुत बेसिक था, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो बस एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। अब सेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं 2 तरीके से, एक होता है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म जैसे कि समझ आ रहा है, हमें बस उन्हें मेंशन करना है एलिमेंट्स को, और सेट बिल्डर फॉर्म इसका मतलब हमें उन सेट को बिल्ड करना है, हमें उन सेट को डिफाइन करना है। तो जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया, मैंने एक तरीके से तुमको सेट लिख के बताया था, और द एग्जाम्पल वी यूज्ड, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज AEIOU। ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ये है रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। मतलब वो सारे एलिमेंट्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी जिस कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू हम उन तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो उस कॉमन प्रॉपर्टी में लाई करता हो पर उस सेट में लाई ना करता हो। जैसे कि इसे हम इस तरीके से लिखते हैं जहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल और कोलन का मतलब होता है सच दैट। तो अब मैं इसे रीड करके बताती हूँ। V is a set of all x such that x is a vowel in the English alphabet। तो इसको जब अपन टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो बन जाएगा ब्रैकेट AEIOU। वेरी इजी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब अपन टैबुलर फॉर्म से जल्दी से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वाला फंडा भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तुम लोग जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसे सॉल्व करो और फिर मैं तुम्हारे साथ सॉल्व कर लेती हूँ। इसमें हमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिख रही है? कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है ये जो ये सारे पांचों एलिमेंट्स पजेस करते हैं? वो है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 and 2 to the power 5। ये लिखा है बेसिकली इधर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? द सेट ऑफ ऑल x such that x is equal to 2 to the power n where n belongs to natural numbers and अब यहाँ पे n अगर हमने नेचुरल नंबर्स डिफाइन कर दिया तो वो तो चलते ही जाएगा, इसलिए 2 to the power 6 भी सेट में आ जाएगा, पर हमें उसे सेट में नहीं लेना है। इसीलिए हम n को डिफाइन करेंगे
दैट n इज लेस दैन और इक्वल टू 5। तो हमें ये सेट मिल जाएगा। तो टैबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में हमने एक को कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरे को देखते हैं हम। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, तो इसे हम बहुत ईजीली लिख सकते हैं x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। n फिर से नेचुरल नंबर्स है सारे के सारे, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड ये इनफाइनाइट तक जा रहा है क्या? नहीं, ये 6/7 पे रेस्ट्रिक्ट हो गया है। मतलब हमारा जो न्यूमरेटर है वो 6 पे रेस्ट्रिक्ट हो गया है। इसका मतलब स्मॉल n इज लेस दैन और इक्वल टू 6। दिस वाज आल्सो वेरी इजी। नाउ लेट्स सी द अदर वे अराउंड। सेट बिल्डर फॉर्म से टैबुलर फॉर्म में कैसे लाते हैं? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, हमें बस ये एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। हमें इस डेफिनेशन से इसके एलिमेंट्स ढूंढने हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, -1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है, और 0 का स्क्वायर 0। ये हमारा सेट बन गया टैबुलर फॉर्म में ना। फटाफट दूसरे पे आते हैं अपन। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। बहुत ईजी है, हमें बस ऐसे डिजिट्स ढूंढना है जिनका सम 8 है। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? एक डिजिट 0 ले लेते हैं, एक डिजिट 8 ले लेते हैं। बट 0 8 मतलब कि 8 2 डिजिट नहीं है। तो हम आते हैं 17, 71, 26, 62, 35, 53 एंड 44। सेट्स में जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो एलिमेंट्स के रेपिटेशन से या एलिमेंट्स के ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए 71 सबसे बड़ा नंबर है और वो बाद में आ रहा है कि नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और 0 8 नहीं लिया था बट 8 0 लेंगे, सो 80 बीइंग द लास्ट। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। मैं आगे बढ़ती हूँ। द एम्प्टी सेट, ये नाम से ही समझ आ रहा है। द एम्प्टी सेट मतलब जिसमें एलिमेंट्स ही ना हो। एम्प्टी को और क्या क्या बोल सकते हैं? नल, वॉइड। तो अपन अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। क्वाइट लिटरली एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, उसे नल सेट भी बोल सकते हैं, उसे वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। ये है पते की बात। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल विच इज कॉल्ड फाई। इस सिंबल को हम बोलते हैं फाई और ये सिंबल एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए यूज होता है। ये सिंबल तब भी यूज़ होता है जब किसी इक्वेशन के कोई सॉल्यूशंस ही ना हो, मतलब कोई भी नंबर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो अपन बोलते हैं कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है फाई। फॉर एग्जाम्पल, A is a set of all x such that x is an even prime number greater than 2. Now 2 is the only prime number. तो अगर कोई इवन प्राइम नंबर पूछा है जो 2 से बड़ा है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देयर इज नो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 2। हेंस इसको मैं लिखती हूँ टैबुलर फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। ठीक है, तो द एम्प्टी सेट इज अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हों, जिसके एलिमेंट्स अपन गिन सकते हों। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें अनगिनत एलिमेंट्स हों। तो अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मतलब कैपिटल आर, वो क्या होता है? वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। उसके नंबर्स मैं गिन सकती हूँ क्या? नहीं, वो
माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और वो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं. तो द सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स of a definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite. For example, the set of all x such that x belongs to natural numbers and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. तो अपने को x minus 1 और x minus 2 की जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस निकाल लेने चाहिए पहले, which is x is equal to 1 और x is equal to 2. यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है और 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर्स है, इसलिए ये दोनों सोल्यूशंस एक्सेप्टेबल है. गिवन सेट इज कर्ली ब्रैकेट्स में 1, 2, हेंस इट इज फाइनाइट. तो ये हमारा सेट आ गया और ये एक फाइनाइट सेट है. सेकेंड एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज प्राइम. तो अब प्राइम नंबर्स का सेट अगर अपन लिखते हैं टैबुलर फॉर्म में तो अपन लिखेंगे 2, 3, 5, 7 ... मतलब ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं. इसमें अपने को नहीं पता कि अपने को कहाँ तक लिखना है, क्योंकि बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं और उन्हें हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये बन जाता है इनफाइनाइट सेट. इक्वल सेट भी तुम्हें नाम से समझ आ गया होगा, जिन दो सेट में सेम एलिमेंट्स हो. अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, और अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो वो इक्वल सेट्स होते हैं. और ये बात तो मैंने पहले ही बता दी थी कि ऑर्डर से और रिपीटेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 1, 2, 3 एंड 2, 2, 1, 3, 3 ये दोनों के दोनों सेट्स इक्वल हैं. इसी जगह अगर ये लिखा होता 1, 2, 3 और 2, 1, 3 तो वो भी इक्वल होते. जो भी एलिमेंट्स ए में हो वो बी में होने चाहिए और जो बी में है वो ए में होने चाहिए. ठीक है. अब अगर दो सेट्स इक्वल है तो हम ऐसे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू बी, और दो सेट्स इक्वल नहीं है तो हम ऐसे लिख देते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. वैसे ही मैं फिर पहले जा रही हूँ कि जब कोई एलिमेंट सेट में लाई कर रहा होता है तो हम लिखते हैं a बिलोंग्स टू x, और अगर वो सेट में लाई नहीं कर रहा होता है तो हम लिखते हैं a डज नॉट बिलोंग टू x. तो जैसे हम इक्वल और नॉट इक्वल लेते हैं वैसे ही हम बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग यूज़ करते हैं. ठीक है. मैं आगे बढ़ती हूँ. ये कुछ सेट्स हैं जिनको अपन स्टडी करके ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि ये कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं. तो फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. 1-2 मैं कर लेती हूँ और उसके बाद तुम लोग वीडियो पॉज करके करना, आखिरी में अपन आंसर्स चेक कर लेंगे. द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज फ्रॉम 1 to 2, 1 and 2 एक्सक्लूडेड, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर. तो इन्होंने बोला है कि x 1 और 2 के बीच में है और x एक नेचुरल नंबर है. तो 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, 2 इज़ अ नेचुरल नंबर. इन दोनों के बीच में और कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं. लेकिन x और 1 and 2 इन दोनों को अपन ने एक्सक्लूड करके रखा है. इसका मतलब ये सेट क्या होगा? 5. इसमें कोई एलिमेंट्स हैं? नहीं. सो व्हाट काइंड ऑफ सेट इज दिस? दिस इज एन एम्प्टी सेट. Because it is empty, it is a finite set. ठीक है. Moving forward, the set of all x such that x belongs to natural numbers and x square is equal to 4. अब x square अगर 4 है तो x हो सकता है +2 and -2. But x belongs to natural numbers. इसका मतलब -2 को अपने को हटाना पड़ेगा. -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये सेट हो जाता है +2. तो ये एक फाइनाइट सेट है बस. थर्ड वाले पे आते हैं. द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0. इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 1/2, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. और 1/2 एक नेचुरल नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं. इसका मतलब ये सेट हो जाता है 5, विच इज एन एम्प्टी सेट एंड अ फाइनाइट सेट. Coming to the next,
द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। तो अब ये बोल रहे हैं सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट। तो वो हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 एंड वी कैन नॉट राइट दिस बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इसलिए हम यूज़ करेंगे डॉट डॉट डॉट। और ये है ये है एक इनफाइनाइट सेट। एक्सक्यूज मी फॉर माई हैंड राइटिंग, उसे मैं विद टाइम इम्प्रूव कर लूँगी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो ये सेट बन जाएगा एक एलिमेंट का विच इज़ 5। तो ये है एक फाइनाइट सेट। The next one says the set of all x such that x is an integral positive solution of the equation x minus 5 into x plus 3 is equal to 0। तो अब अपने को एक इंटीग्रल पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए। इन टर्म्स को माइंड किया करो, कंसिडर किया करो। इक्वेशन दिया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो सोल्यूशन हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 5 कॉमा माइनस 3। अब इंटीग्रल पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए, तो 3 इज नॉट पॉजिटिव, बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स बट 3 इज नॉट पॉजिटिव, 5 इज इंटीग्रल पॉजिटिव सोल्यूशन। तो ये सेट हो जाएगा x, मतलब इस सेट का एक ही एलिमेंट होगा, इस सेट का एक ही एलिमेंट होगा जो होगा 5। अब यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट और लास्ट वाले सेट्स थे उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स सेम है, तो ये दोनों जो सेट्स हैं वो होंगे इक्वल सेट्स, ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एम्प्टी सेट देख लिया, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट देख लिए, और इक्वल सेट्स क्या होते हैं वो देख लिए। अब हम एक बड़ी हेडिंग पे आते हैं विच इज सबसेट्स। तो सबसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, एक बड़े ग्रुप का छोटा हिस्सा। जैसे द टीम मेंबर्स ऑफ पर्ले आर कंटेन्ड इन द कंटेंट क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब। हम जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसमें कंटेन्ड है, हम यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स का एक हिस्सा हैं। तो कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स एक बड़े एलिमेंट्स का हिस्सा हो वो उस बड़े सेट का सबसेट बन जाता है, सबसेट। ठीक है, तो अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। A का हर एलिमेंट B में होना चाहिए, तो A B का सबसेट बन जाएगा। A is a subset of B if A small a is an element of capital A implies that A is also an element of B। अब अगर सेट A में एक एलिमेंट है A और सेट A B का सबसेट है, तो सेट B में भी A एलिमेंट होगा। तो इसे हम मैथमेटिकली लिखेंगे A is a subset of B। अब ये वाला जो सिंबल है वो स्टैंड करता है is a subset of के लिए और is contained in के लिए। ठीक है, हम यूजुअली is a subset of बोलते हैं। तो A is a subset of B if A belongs to capital A implies A belongs to capital B। मतलब अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो उसका जो एलिमेंट है वो बड़े वाले में भी होगा। बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है, इसमें कोई डाउटफुल बात नहीं होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इस एरो को इम्प्लाइज कहते हैं, ये मैंने नीचे लिख दिया है स्लाइड में। इफ इट सो हैपन्स दैट एवरी एलिमेंट ऑफ B इज ऑल्सो इन A, then we shall also have B is a subset of A। In this case A and B are the same sets, so we have A is a subset of B and B is a subset of A। मैंने अगली स्लाइड में लिखा है ये डबल हेडेड एरो का मतलब होता है टू वे इम्प्लीकेशन विच इज़ रेड एज इफ एंड ओनली इफ, और उसे हम IFF से लिखते हैं। तो उसका मतलब होता है कि अगर एक
सेट है जो B का सबसेट है और B A का सबसेट है, इसका मतलब A का हर एलिमेंट B में है और B का हर एलिमेंट A में है, तो ये दोनों तो इक्वल ही हो गए ना, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स तो सेम ही हो गए ना, इसीलिए हम बोलेंगे कि A इज इक्वल टू B। बहुत सारे सबसेट्स अब अपन को समझ आ गए होंगे, जैसे कि जो R अपना सेट है, मतलब जो रियल नंबर लाइन है, उसे हम, उसमें नेचुरल नंबर्स कंटेन्ड होते हैं, उसमें इंटीजर्स कंटेन्ड होते हैं, उसमें रैशनल नंबर्स कंटेन्ड होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि द नेचुरल नंबर्स आर अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आर अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, which means that natural numbers are also a subset of natural numbers and rational numbers are a subset of real numbers। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी implications हम बना सकते हैं। Every set A is a subset of itself। अब हर जो एक सेट होगा वो उसके ही जैसे दूसरे सेट का सबसेट होगा, मतलब अगर अपन ने उसके ही इक्वल एक सेट क्रिएट कर दिया तो वो उसका सबसेट होगा ही ना, इसका मतलब हर सेट खुद का सबसेट होता ही है। और एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए एम्प्टी सेट भी सबका सबसेट होगा। जो कुछ नहीं है वो तो हर चीज में है ना। इफ A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called a proper subset of B and B is a superset of A। यहाँ पे सिंपल भाषा में ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर मैंने एक सेट लिया A 1 2 and 3, वहीं दूसरा सेट है 1 2 3 and 4, तो A का हर एलिमेंट B में है, पर A और B बराबर हैं क्या? नहीं, मतलब B एक बड़ा पार्ट है और A उसका छोटा पार्ट है, तो A B का प्रॉपर सबसेट है और B क्योंकि बड़ा पार्ट है तो वो सुपर सेट कहलाएगा और A सबसेट कहलाएगा। वहीं अगर A और B बराबर होते हैं, इसका मतलब B होता 1 2 3, तो ये दोनों तो बराबर है, A B का सबसेट है, पर वो तो इम्प्रॉपर सबसेट है ना। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट वाले टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गए होंगे। इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब सिंगल, मतलब एक एलिमेंट, एक एलिमेंट वाले सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। मैं प्रीवियस एग्जाम्पल्स पे जा रही हूँ, जहाँ पे भी अपन ने सिंगलटन सेट मार्क नहीं किया था वहाँ अपन सिंगलटन सेट लिख देंगे। यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल था फाई, एम्प्टी सेट है और फाइनाइट सेट है। अब एम्प्टी सेट का एक एलिमेंट होता है नल एलिमेंट, इसीलिए हम उसे सिंगलटन सेट भी कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सिंगलटन सेट बिकॉज इट हैज वन एलिमेंट, नल एलिमेंट। नाउ सेकेंड वाला सेट था +2 विच वॉज अ फाइनाइट सेट, ऑल्सो अ सिंगलटन सेट। थर्ड वाला था एम्प्टी सेट और फाइनाइट सेट, तो वो भी एक सिंगलटन सेट था। फोर्थ वाला इनफाइनाइट सेट था। फिफ्थ वाला फाइनाइट सेट था जिसमें 5 एक एलिमेंट था, इसलिए वो एक सिंगलटन सेट था। और सिक्स्थ वाला भी सिंगलटन सेट था। चलो हम यहाँ पर थे, तो जिस सेट में एक एलिमेंट होता है वो सिंगलटन सेट होता है। अब जो रियल नंबर लाइन है उस पर बहुत सारे सबसेट्स होते हैं। उन सबसेट्स को डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका होता है, वो है इंटरवल्स। इंटरवल्स तुमको आगे के चैप्टर्स में बहुत काम आएंगे, तो अपन फटाफट एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, जल्दी समझ आ जाएगा। द सेट ऑफ रियल नंबर्स y such that y is from A to B excluding both A and B. It is called an open interval and is denoted by curved brackets के अंदर A, B। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं वो सेट डिनोट करते हैं, जो कर्व्ड ब्रैकेट्स होते हैं वो ओपन इंटरवल डिनोट करते हैं, और अभी मैं तुमको आगे बताऊंगी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो क्लोज्ड इंटरवल डिनोट करते हैं। इसलिए ब्रैकेट्स के साथ मजाक मत करना, ब्रैकेट्स बहुत ध्यान से लगाना। ये अगर नंबर लाइन है, ए एक एलिमेंट है
और B एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे A एक्सक्लूडेड है, B एक्सक्लूडेड है और उसके बीच के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। इसे हम मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं कर्व्ड ब्रैकेट्स में A, B। अब A और B दोनों इंक्लूडेड हैं अगर, तो उसे हम डायग्राम में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, वो डॉट्स ओपेक होते हैं और मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उसे ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थर्ड वन would be this, and in language it would be written like this। चौथा वाला तुमको समझ आ ही गया होगा। नीडलेस टू से इट इज दिस। ठीक है, तो ये रियल नंबर लाइन के कुछ सबसेट्स हैं A से लेकर B, जिन्हें अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते तो हम नहीं लिख पाते। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर, इसे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख कर बताओ, तो अपन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं और ना ही अपन हर एलिमेंट को कवर कर पाएंगे। वैसे ही अगर अपन बोलें कि ये जो अपन ने क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल्स में लिखा है, इससे अपन रोस्टर फॉर्म में लिख दें तो वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ सेट्स सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाए जा सकते हैं और उन्हें हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटरवल्स यूज़ करके, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल यूज़ करके। तुम्हें ब्रैकेट्स का डिफरेंस समझ आ गया होगा, तुम्हें इंटरवल्स आर के सबसेट्स हैं ये समझ आ गया होगा। अब अपन 4 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इन्हें हम स्टडी करेंगे और हम बताएंगे कि कौन किसका सबसेट है। तो हमने ये तो देखा, हमें ये प्रॉपर्टी तो पता है कि जो फाई है, जो एम्प्टी सेट है, जो नल सेट है, वो सबका सबसेट होता है क्योंकि उसमें एलिमेंट्स क्या है, नल एलिमेंट है उसमें। इसीलिए फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, फाई इज अ सबसेट ऑफ बी, फाई इज अ सबसेट ऑफ सी। ए पे आते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर A में क्या एलिमेंट्स है, 1 और 3, B में क्या एलिमेंट्स है, 1, 5 और 9, तो A B का सबसेट है क्या, नहीं। और C के एलिमेंट्स क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 1 और 3 C में है, मतलब A के एलिमेंट्स C के एलिमेंट्स हैं, इसीलिए A इज अ सबसेट ऑफ C। B देखते हैं हम। B इज अ सबसेट ऑफ B बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। B is also a subset of C because B has 1, 5 and 9 and C contains 1, 3, 5, 7 and 9। तो B के एलिमेंट C में आ जाते हैं और C से बड़ा कोई सेट नहीं है, इसलिए C is a subset of itself। सबसेट्स के ही और कुछ सब हेडिंग्स हैं, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। अब पावर सेट क्या होता है, एक सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन इज अ पावर सेट। मतलब पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप में सेट्स होते हैं। ठीक है, मेरी बात सुनो, एक जो सेट है उसके जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं, जितने भी, वो सब का एक कलेक्शन होता है पावर सेट। मतलब पावर सेट के एलिमेंट्स हैं सेट्स जो एक सेट ए है उसके सबसेट्स हैं। ठीक है, तो पावर सेट को अपन डिनोट करते हैं ऐसे। किन्हीं भी चीज़ों को कैसे डिनोट करते हैं ये याद रखना, मैंने अपनी स्लाइड्स में नीचे मेंशन कर दिए हैं, जो भी चीज़ें नहीं भूलनी है उन्हें, तो उन्हें एक बार गो थ्रू कर लेना। तो जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ अगर मैं, कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2, तो जो उसका पावर सेट होगा उसमें ए के सारे सबसेट्स आएंगे। अब अपन ए के सबसेट्स लिख के देखते हैं। ए के पहला सबसेट होगा 5, ए का दूसरा सबसेट होगा 1, ए का तीसरा सबसेट होगा 2 एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए चौथा सबसेट होगा 1, 2। तो देखो ये सारी की सारी चीज़ें इधर कवर हो गई है और ये बन गया है ए का पावर सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है,
जो भी रिलेटेड सेट्स के सारे एलिमेंट्स हैं वो विदाउट रिपीटिशन एक सेट में आ जाते हैं, वो उनका यूनिवर्सल सेट हो जाता है। जैसे कि एक सेट है A, दूसरा सेट है B, तो यूनिवर्सल सेट एसोसिएटेड विद सेट A एंड सेट B will have all the elements contained in set A and set B without repetition of any element। मतलब मैं लिखना चालू करती हूँ 1 2 3, मैं फिर से 1 लिखूंगी क्योंकि वो B का है पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है और 1 एक बार आ चुका है, इसलिए मैं A पे आऊंगी। अब ये एक सेट है जो इनके सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया इन दोनों एलिमेंट्स का। पर क्या यूनिवर्सल सेट यूनिक हो सकता है? नहीं, क्योंकि अब अगर मैं चाहूं कि मैं उसमें एक और एलिमेंट ऐड कर दूं D, एक नंबर ऐड कर दूं 4 और एलिमेंट्स ऐड कर दूं Y एंड Z और अब इस सेट को क्लोज करूं, तो क्या अभी भी ये इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट है? हाँ है, क्योंकि बेसिक कंडीशन क्या थी कि सारे एलिमेंट्स एक बड़े सेट में कंटेन होने चाहिए, जो हो गए। मैं पहले वाले का यूनिवर्सल सेट लिख दूँ, मैं पहले वाले का पावर सेट लिख दूंगी, बचे हुए दोनों के पावर सेट आप लिखना और फिर अपन तीनों का यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। अब पहले वाले में हम पहले सारे सबसेट्स लिखते हैं, तो फाई एक सबसेट है, एक सबसेट है 1। पावर सेट के सारे एलिमेंट्स सेट्स होते हैं, इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। वन कॉमा 3,1 अलग से लूंगी क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है। And the last and final one 1 3 5 because every set is a subset of itself। तो अब इन सब का अगर मैं एक सेट बना देती हूँ तो वो बन जाएगा A का पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 5 1 3 5 1,3 3,5 5,1 लास्ट एंड फाइनल 1,3,5। ओके, इन दोनों के पावर सेट्स तुम लोग फटाफट लिखो और इन तीनों का अब अपन यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, सबके एलिमेंट्स लिखने से अपन स्टार्ट करते हैं, जो भी रिपीट हो रहे होंगे उन्हें अपन कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले 1 3 5 2 4 6 0 2 एक बार आ चुका है, इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे। 4 भी एक बार आ चुका है, 6 भी एक बार आ चुका है, डायरेक्टली 8। सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट एसोसिएटेड विथ A, B एंड C। ये यूनिक होता है क्या? नहीं। अब अगर मैं इधर एक और एलिमेंट ऐड कर दूं यूनिवर्सल सेट में जो है 9, तो भी वो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। सो हियर वी आर डन विथ हाफ ऑफ द चैप्टर। अपना जो पहला चैप्टर है उसका आधा पार्ट हो चुका है, बचा हुआ आधा अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत इजी चैप्टर है, बचा हुआ आधा भी इतना ही सिंपल पोर्शन है, बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं है। एंड विल गेट ऑन टू द कैलकुलेटिव मैथ्स यूजिंग दीज थिंग्स, इसलिए इन्हें ड्रॉप मत करना, इन्हें बहुत लाइटली मत लेना। गिव द ड्यू रिस्पेक्ट दीज चैप्टर्स डिजर्व। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। तुमको कोई और सजेशंस देने हो तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। चलो अभी के लिए गुड डे, टेक केयर एंड पीस आउट।